ये है और ये है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट नहीं करता है। कह रहे हैं कि नेशनल माइनॉरिटी को क्या स्पेशल एडवांटेज मिलता है, तो क्या वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या वो 15 कैन लिखा हुआ है ना, क्या वो प्राइम मिनिस्टर की 15 पॉइंट से बेनिफिट ड्राइव कर सकते हैं? ऑब्वियसली करेंगे ही करेंगे। बट क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट कर लेता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू लोकसभा? तो ये गलत है। आंसर, वोट फॉर इलेक्शन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। आंसर, देखो, वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, ये डीपीएसपी का काम है, फंडामेंटल ड्यूटी का काम नहीं है। टू प्रोटेक्ट द वर्कर फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, ये फंडामेंटल ड्यूटी थोड़ी ना, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन, प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। रिच हेरिटेज फंडामेंटल ड्यूटी है। साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू स्ट्राइव टूवर्ड द एक्सेलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी। आंसर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा, अगर फेडरल कैरेक्टर है तो रेटिफाइड बाय ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं होता, हाफ स्टेट्स ऑफ इंडिया होता है। आंसर, इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ दिया हुआ है? ये प्रियम्बल एंड डीपीएसपी में दिया हुआ है। फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री क्या है? आंसर, डीपीएसपी है। आर्टिकल 37 कहता है दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। आर्टिकल 37 कहता है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डीपीएसपी, आर्टिकल 51। आंसर, देखो, इंडिविजुअल की लिबर्टी पे कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट लिमिटेशन नहीं लगा देगी, ठीक है? स्टेट की अथॉरिटी पे लगाएगी फॉर द इंटरेस्ट इन द इंडिविजुअल लिबर्टी, तो टू ओनली। आंसर, डीपीएसपी के बारे में बोल रहे हैं तो ये ठीक है। नॉट एनफोर्सेबल, येस, दोनों सही। इसका आंसर, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन द, ये फंडामेंटल ड्यूटी में दिया हुआ है, ठीक है? इसमें है ये, इसमें कैसे लिखा है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फंडामेंटल ड्यूटी में है ये। देखो, ये जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है ना, पहला क्वेश्चन जो था, तो जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है ये है ही मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने चलाया है। ये है ही माइनॉरिटीज़ के लिए, इतना याद रखना है। तो 15 पॉइंट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का ही है। देखो, राइट टू वोट कौन सा राइट है? तो राइट टू वोट जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, लीगल भी है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बड़ा एक आधार है, लीगल एक इसके अंदर का आ जाता है। आर्टिकल 326 क्या कहता है? राइट टू वोट। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पे करेक्ट करना है, और ये एक स्टैट्यूटरी राइट भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, लीगल भी है, और एक स्टैट्यूटरी राइट भी है। तो राइट टू वोट क्या है? अगर हमें वैसे अगर ऐसा पूछते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। 14 का आंसर बताओ। 14 का आंसर, देखो, a legislative process has been provided to enforce these duties, ऐसा नहीं है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस प्रोवाइड की होती तो सारी सारी ड्यूटी ही इन्फोर्सेबल हो जाती, बट ड्यूटीज़ जो है वो नॉट इन्फोर्सेबल है। कोई भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं प्रोवाइड की गई है। हाँ, अगर स्टेट चाहे तो कोई भी एक्ट बना सकता है, जैसे कि एक बनाया हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल एंथम, है ना? तो ये फंडामेंटल ड्यूटी को स्टेट ने इम्पोज किया हुआ है। अब कह रहे हैं कि दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज़। देखो, लीगल ड्यूटी का मतलब क्या होता है? जो माननी ही पड़े। कोई लीगल ड्यूटी है, लीगल है, तो उसको तो फिर मानना पड़ेगा। तो ये लीगल ड्यूटी नहीं है, ये मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं। इसका क्या होगा? इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं होता। लिबर्टी किस किस के दी हुई है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है ना? अरे देखो, पूरा ही प्रेम्बल दिया हुआ है।
We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. SSSDR. डर डर सोशलिस्ट सेक्युलर सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर, सबसे बड़ा फिर छोटा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस लिबर्टी जल इक्वालिटी फ्रेटर्निटी EF JLEF जल इफ। तो जस्टिस कितनी है? सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्ट एक्सेप्ट पीले, है ना। थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट देम ऑल। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फ्रेटर्निटी एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है ना। और इसमें क्या है? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर। डेमो, इसका आंसर बताओ। देखो, बैंड ऑफ वर्कर तो होगा नहीं। सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन। हमारी डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्चू क्या है? हमारी डेमोक्रेसी में कभी भी हम लोग प्रेसिडेंट की इलेक्शन नहीं करवाते हैं। हम लोग कभी भी किसी सुपीरियर इंडिविजुअल को इलेक्ट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? हम ऑर्डिनरी मैन को चुनते हैं। इंटेलिजेंस कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, ठीक है, इसको प्रमोट करते हैं। सुपीरियर इंडिविजुअल के ऊपर हम लोग नहीं जाते हैं। इसका आंसर देखो, राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज। इसमें बोल रहे हैं कि माइंड ऑफ द मेकर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के माइंड मेकर का किसमें दिखाई देता है? प्रियम्बल के अंदर। एन ए पालकी वाला ने कहा था प्रियम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। ओके, प्रिविलेजेस। 42nd अमेंडमेंट ने क्या क्या डाला है? 42nd अमेंडमेंट ने तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, ओके। तो 42nd ने डाला हुआ है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इंदिरा गांधी किस किस की बात करती है? 39A 43 और 48 AA। बच्चों के इम्प्रूवमेंट की बात करती है। इंदिरा गांधी को बच्चे पसंद है, उसके बाप को पसंद है, तो इसको भी पसंद है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करती है, जानवर भी पसंद है, बच्चे पसंद है, जानवर पसंद है। इंडस्ट्रियल वर्कर पसंद है इसको। और लीगल एड टू पुअर। 39A 43A एंड 48A। तो सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन 39, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर 39A, to take legal steps to secure the participation of worker in the management of industries 43A, protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife 48A। 44th का क्या है? मिनिमाइज इनइक्वालिटी 38 जो है ना, 38 वो 44 से आया हुआ है। मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। 86 में क्या है? 45 के तहत आया था ये। 86 के अंदर क्या है? स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अंटिल दे कंप्लीट एट द एज ऑफ 66 ईयर्स। तो इसके अंदर अमेंडमेंट किया था। 45 के अंदर अमेंडमेंट किया था 86 के तहत कि 6 साल तक बच्चों को पूरा का पूरा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। 45 ये कहता है। 97 के अंदर क्या था? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात है। 43B की बात करता है। 43A क्या था? वर्कर्स वाला है। 43B क्या है? कॉर्पोरेट सोसाइटी वाला है। तो कॉर्पोरेट सोसाइटी की बात किसने की है? 97 ने। देखो इसका क्या है कि राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। DPSP किसी पे लिमिटेशन लगाती है?
किसी पे भी नहीं, इस पे भी नहीं ना इस पे, दोनों दोनों गलत है। डीपीएसपी ना लेजिस्लेटिव फंक्शन पे ना एग्जीक्यूटिव फंक्शन। आंसर देखो, पार्लियामेंट जो है वो किसी भी लॉ को, कानून को 9th शेड्यूल के अंदर रख सकती है, ये बात ठीक है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग स्क्रूटनी, जुडिशियल स्क्रूटनी कर सकते हैं। आईआर कोहिलो केस 2007 में ये भी कहा गया था। इसका आंसर बताना है कि रूल ऑफ लॉ के क्या क्या काम होते हैं। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो लिमिटेशन इम्पोज करता है क्या? तो हम देखते हैं कि हाँ, रूल ऑफ लॉ लिमिटेशन करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, इन तीनों की बात करता है। पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं करता। ये देखते हैं कैसे कह रहे हैं ये। फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि लिमिटेशन ये है कि स्टेट के पास कोई भी अधिकार नहीं है, मतलब इसमें लिखा हुआ है ना कि लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, तो इसमें ये कि स्टेट के पास कोई भी अधिकार नहीं है टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। एवी डाइसी ने कहा था सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, इनकी बात की गई है। इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। राइट टू प्राइवेसी पूछ रहे हैं, आर्टिकल 21 ही होगा। देखो, रूल ऑफ लॉ है तो सुप्रीमेसी होगी लॉ की सुप्रीमेसी होगी ही होगी। इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा, और लीगल स्पीड, अगर अगर जैसे कोई ख़राब लॉ बना दिया गया है, एक्ट बना दिया गया है, तो लीगल स्प्रिट मतलब जुडिशरी उसको ओवरलुक कर सकती, देख सकती है। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रिट। राइट टू प्राइवेसी हमारा पुट्टू स्वामी के अंदर आता है ना, ये लिखा BKS पुट्टा स्वामी। इसका क्या करेगी? मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन लिबर्टी होती है अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। देखो, ये क्यों नहीं, अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, यार वो कुछ भी कर सकता है। वो मर्डर करना चाहता है तो क्या वो मर्डर कर सकता है? नहीं कर सकता। एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंड, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हाँ, जब मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन होगा तभी मैं दूसरों के ऊपर कुछ अच्छे से काम कर पाऊँगी, अदरवाइज मैं उसके एरिया में घुस जाऊँगी। तो अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। राइट टू मैरी किस में आता है? बी में ही आता है, आर्टिकल 21 में। ये हादिया एंड शेफिन जहाँ का केस था। 9th शेड्यूल किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर 1951 में। 31B, वेलफेयर स्टेट आते ही हमें क्या करना है? यही करना है, DPSP, वेलफेयर के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम भी चलाया हुआ है ना, DPSP। इसका आंसर क्या होगा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स स्ट्रक्चर। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करती है फेडरलिज्म, सेक्युलर एंड फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेसी? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं करती। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया हुआ है जुडिशियल रिव्यू? हाँ, प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू का नाम कभी भी नहीं लिखा है। आर्टिकल 13 के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी लॉ अगर ख़राब बनाया जाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा, बट जुडिशियल रिव्यू का नाम नहीं है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसमें ऑप्शन दे रखा है, सॉरी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया हुआ है ना जुडिशियल रिव्यू, हाँ प्रोवाइड किया हुआ है, बट वही स्पेसिफिकली जुडिशियल रिव्यू का नाम लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू, ये ठीक हो जाएगा, तो होगा 2 ओनली। इसमें दे रखा है D, लेकिन D नहीं होगा, इसका होगा 2। फंडामेंटल राइट भी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं उसके अंदर। देखो, प्रेम्बल जो है वो, प्रेम्बल के बारे में बताना है, बताओ। तो प्रेम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है, ठीक है, लेकिन इसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो मुझे लगा था ये होगा सेम लीगल इफेक्ट नहीं, हैज़ नो लीगल इफेक्ट, क्योंकि सेम लीगल इफेक्ट का मतलब क्या है? वो दोबारा से इन्फोर्सेबल की बात हो रही है। इसका दे रखा है DPSP का, तो DPSP कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होती। तो पहला कटेगा, तीसरा कटेगा।
दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ठीक है। और ये जो ये बनाते हैं वो स्टेट को इन्फ्लुएंस करता है लॉ बनाने के टाइम पे, तो हाँ दोनों सही है। अनटचेबिलिटी कब कैसे काम किसके अंदर काम करेगी? राइट टू इक्वालिटी के अंदर, 14 से 18 है ना, 17 राइट टू इक्वालिटी इसके अंदर काम करेगी। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये डीपीएसपी के अंदर है, 50 आर्टिकल। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की बात है ये, जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव। तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट कैसी होती है? एक लिमिटेड गवर्नमेंट है। राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 में आती है कि कभी भी किसी एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ऊपर लॉ लगाया जाए जो जिसमें यहाँ पे लॉ का वायलेशन हो रहा था, आर्टिकल 14 के अंदर आता है। हमारे यहाँ पे 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल है। क्या सिर्फ स्टेट क्या जो जन्म से सिटीज़न है क्या वही इसके हेड ऑफ इंडिया के सिटीज़न बन पाएंगे? ऐसा नहीं है। फॉरेनर को कभी भी उसकी सिटीजनशिप फॉरेनर से छीन ली जा सकती है, ठीक है ना, छीन ली जा सकती है। बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ फॉर लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी, बेस्ट सेफ गार्ड कमिटेड जुडिशरी। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसको वायलेट करती है? डीपीएसपी को। उन्नीस सौ 50 में कैसा था? तो सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंडेमस का मतलब होता है कि वी कमांड, हम आपको कमांड देते हैं कि आप ये ड्यूटी परफॉर्म करें। तो क्या क्या ये प्राइवेट को भी कमांड देते हैं? प्राइवेट को कमांड नहीं देते हैं। तो ये प्राइवेट को कमांड नहीं देते हैं, ये बात एकदम ठीक है। प्राइवेट को कमांड नहीं देते हैं, लिखा हुआ मेंडेंस विल नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज़ इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी। सिर्फ पब्लिक ड्यूटी में ही काम कर सकते हैं। दूसरा क्या है? मेंडेमस जो है क्या मेंटेनेंस गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी नहीं खड़ा होता? तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए खड़ा हो जाता है, सरकारी चीज़ों में नहीं, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी उसके लिए आ जाएगा ये। और ये जो क्यू वारंट होते हैं, ये होते हैं किस कमांड से आप इस अधिकार पे बैठे हैं, अपना क्यू वारंट दिखाओ। कहाँ कहाँ पे हमें नहीं बोलना है? प्राइवेट बॉडी के उसमें डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन के टाइम पे, ड्यूटी डिस्क्रिशनरी हो तब, अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर, अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर वी कमांड mandamus against private individual property to enforce departmental instruction that do not possess statutory force। इसमें पूछा हुआ है कि गांधीयन प्रिंसिपल कौन कौन सा है? तो विलेज पंचायत और कॉटेज इंडस्ट्री, यही गांधी का है। तो इसमें गांधीयन लिबरल सारे देखने पड़ेंगे हमें, पर्टिकुलरली गांधीयन पूछ लिया है। कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया से हम पैसा कैसे निकाल सकते हैं? केवल तभी जब पार्लियामेंट परमिशन दे। ओके, केवल जब पार्लियामेंट परमिशन दे। रेवेन्यू रिसीव्ड बाय यूनियन, all the revenue received by union government by the way of taxes and other receipt for the conduct of government. Revenue received by the union government by the way of taxes and receipt for the conduct of government are credited to the consolidated fund of India। ठीक है, देखो अगर बजट पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
फेलियर टू पास मनी बिल इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड इट इज सेम एज लूजिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये याद रखना है, अगर मनी बिल पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ जाता है, क्योंकि ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट के बराबर होती है और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बराबर होती है। इसका आंसर बताना है। वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। वोट ऑन अकाउंट इज़ यूज्ड बाय अ रेगुलर गवर्नमेंट। देखो ऐसा है, पहले बजट ना 31 मार्च तक पास होता था और 1 अप्रैल से हमें खर्चा करना शुरू कर देना है, तो हम वोट ऑन अकाउंट के थ्रू 1/6 एक्सपेंडिचर हम लोग ले लेते थे। इसमें क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट जो है वो ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट। ये एकदम सही है, ठीक है। तो लेकिन अभी क्या हो गया, अभी हमने देखा है ना, हम तो 1-2 फेब तक हम लोग पूरा काम कर लेते हैं। तो अभी ये वाली चीज़ रेगुलर गवर्नमेंट यूज़ नहीं करती है, ठीक है। इंटरिम बजट का कंसेप्ट जो है केयर टेकर गवर्नमेंट लेती है। तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट वाला जो कंसेप्ट है ये भी गलत है। केयर टेकर का मतलब क्या होता है, जिसको प्रेसिडेंट ने टेम्प्रेरी अपॉइंट किया हो। तो ये प्रेसिडेंट टेम्प्रेरी अकाउंट अपॉइंट नहीं करता किसी भी गवर्नमेंट को। ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट कंटिन्यू है, जैसे कि फरवरी में बजट पास होना है तो मई में इलेक्शन होते हैं, है ना। 1 अप्रैल से हमारा खर्चा शुरू कर देते हैं हम लोग। तो इसके अंदर हम लोग दोनों एक्सपेंडिचर रिसिप्ट दोनों की चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन ये रेगुलर गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पे रेगुलर गवर्नमेंट होती है, केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होती। तो ये तो पूरा ही गलत है। इसमें ये कि वोट ऑन अकाउंट जो है रेगुलर गवर्नमेंट अभी यूज़ करना चाहे तो कर सकती है, बट वो अभी करती नहीं है। कह रहे हैं कि यूज़ बाय रेगुलर गवर्नमेंट, दिस इज़ रॉन्ग। और इंट्री बजट केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं, कौन, रेगुलर गवर्नमेंट ही यूज़ करती है। वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये एकदम ठीक है। और इंट्रीम वोट ऑन अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ खर्चा लिया जाएगा 1/6, जबकि इंट्रीम बजट, नाम देखो ना, पूरा पूरा बजट बोल दिया है। तो इसमें है फिर हमारा एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट दोनों आएंगी। देखो एडजर्नमेंट मोशन पूछा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। ये जो चीज़ें, ये सिर्फ एडजर्न की बात करता है, पोस्टपोन कर देना। ये एडजर्न मोशन में क्या होता है, तो अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या लोकसभा का स्पीकर प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करता है? नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि शी नीड नॉट टू बी मेंबर ऑफ हाउस बट हैज़ टू बिकम हाउस का मेंबर विद इन 6 मंथ्स। देखो ये कंडीशन मिनिस्टर के लिए है। स्पीकर में तो ये होता है कि जब वो इलेक्ट हो रही होती है एज ए स्पीकर, तब वो मेंबर होती है हाउस की, होता है या होती है, उसके बाद फिर उसको छोड़ना पड़ता है। तो ये उल्टा है, तो ये भी गलत है। इफ़ शी इंटेंड टू रिज़ाइन, उस रेजिग्नेशन देती है डिप्टी स्पीकर को, ये बात एकदम ठीक है। इसमें ना ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन दे रखा है सी, ये नहीं, इसका ऑप्शन बी है। राज्यसभा के पास कौन सी विशेष पावर है? टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी? नहीं, ये वाला है ना कि ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकती है। टू पास ए रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक ए लॉ इन द स्टेट लिस्ट एंड ऑल इंडिया सर्विसेज, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पब्लिक फाइनेंस के ऊपर पार्लियामेंट्री का क्या कंट्रोल होता है। तो क्या ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है? हाँ। विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग एप्रोप्रिएशन बिल, ये भी ठीक है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्लेस कर रहा है, पब्लिक फाइनेंस भले ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पास कर रहा है, यस। विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग द एप्रोप्रिएशन बिल, कंसोलिडेशन फंड से ये पैसा तभी निकालता है ओनली आफ्टर पासिंग एप्रोप्रिएशन बिल, ये भी ठीक है। पब्लिक फाइनेंस की बात कर रहा है ये। सप्लीमेंट्री ग्रांट एंड वोटर अकाउंट, ये भी ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल बिल इन द मार्केट इन द पार्लियामेंट, इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल बिल इन द पार्लियामेंट, ये भी ठीक है। ये एक अजीब सी बात है कि हाँ मिड ईयर रिव्यू ऑफ प्रोग्राम, ये सब नहीं है यहाँ पे। सिर्फ एक एस्टिमेटेड कमेटी होती है, वो देख लेती है सारा काम, तो ये सब नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज हर अपॉइंटमेंट, देखो ये ऐसा है कि वो प्राइम मिनिस्टर जब है, वो किसी मेंबर का हाउस, किसी मेंबर एमपी ना हो तो भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। हाँ, उसको 6 महीने के बाद बनना पड़ता है। वो किसी भी हाउस का एमपी
इसको 6 महीने में बनना पड़ता है, ठीक है। डेडलॉक और जॉइंट सेटिंग कब हो सकती है? मनी बिल में हो सकती है क्या? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में? नहीं। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में? यस। तो बस वन ओनली। पैक में कितने मेंबर होते हैं? 22। 15 वहाँ के 7 यहाँ के, तो ये गलत है। पब्लिक फाइनेंस को स्क्रूटिनाइज करती है, सॉरी मतलब फाइनेंस अकाउंट को स्क्रूटिनाइज करती है, यस। रिपोर्ट देती है स्कैग को, यस। इसका आंसर इसका आंसर ये है कि क्या मेंबर ऑफ कैबिनेट आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? ये ठीक है। कैबिनेट के मेंबर एमपी ही तो कैबिनेट के मेंबर होते हैं, तो ऐसा नहीं कि कैबिनेट के, इसमें सिर्फ ये पूछा हुआ है कि क्या एमपी कैबिनेट के मेंबर होते हैं, सिर्फ इतना पूछा हुआ है। ऐसा नहीं कि बाहर से ला सकते हैं, नहीं ला सकते, कुछ नहीं। सिर्फ इतना पूछा हुआ है कि क्या एमपी कैबिनेट के मेंबर है, तो हाँ है। मिनिस्टर होल्ड ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस मोशन इन द पार्लियामेंट, यस। कैबिनेट इज हेडेड बाय, तो इसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। हेड ऑफ द स्टेट हो जाता है हमारा प्रेसिडेंट, तो कैबिनेट को हेड कौन करता है? पीएम। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट हेड करता है। इसका बताओ 58 का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल होती है? नहीं, लोकसभा। गलत हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस, देखो मिनिस्टर जो है ना वो प्रेसिडेंट की प्लेजर पे ही ऑफिस होल्ड करते हैं, ये याद रखना है। मतलब इनडायरेक्टली ये है कि जब जब तक इनकी सरकार पार्ट मेजॉरिटी में है, तो ये अगर लिखने में कैसे लिखेंगे कि हाँ प्रेसिडेंट की प्लेजर पे है। प्राइम मिनिस्टर को शेल कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, यस। इसका आंसर देखो, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है ये उस हाउस के मेंबर होते ही हैं, ये गलत है। हमने देखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट के में दोनों, तो यही तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नॉमिनेटेड मेंबर हैव नो वोटिंग राइट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, दे हैव राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यस। तो 2 ओनली हो जाएगा। इसका क्या होगा? अगर राज्यसभा ने बिल को अमेंड किया है तो लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल, उसी बिल को लेके चल सकती है, या फिर उसको एक्सेप्ट करे ना करे, लोकसभा की मर्जी है। स्टिल प्रोसीड कर सकती है या फिर एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा बिल। देखो अटॉर्नी जनरल क्या क्या कर सकता है? क्या वो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है? हाँ। मेंबर बन सकता है कमेटी का, यस। बोल सकता है, हाँ। वो लोकसभा की कमिटीज़ का मेंबर बन सकता है, वहाँ पे बोल सकता है और प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है, बट वो वोट नहीं कर सकता, ओके। राज्यसभा के बारे में पूछा हुआ है कि राज्यसभा के पास क्या बिल्कुल भी पावर नहीं होती बिल को अमेंड या रिजेक्ट करने की, ये बात एकदम ठीक है। क्या वो डिमांड फॉर ग्रांट के लिए वोट नहीं कर सकती? राज्यसभा कैन नॉट वोट फॉर डिमांड फॉर ग्रांट, यस। क्या वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस भी नहीं कर सकती? देखो डिस्कस कर सकती, कैन डिस्कस, बट डिमांड फॉर ग्रांट के लिए वोट नहीं कर सकती और मनी बिल को अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकती। जॉइंट सेटिंग में कैसे काम होता है? तो सिंपल मेजॉरिटी प्रेजेंट वोटिंग से काम चलता है। इसका आंसर बताना है। एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है ना वो प्रेसिडेंट के अंदर होती है, और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है सिविल सर्विसेज बोर्ड का? कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है ना। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है, ओके, कैबिनेट सेक्रेटरी इज द टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल एंड द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्स ऑफिशियो हेड ऑफ कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है, कैबिनेट सेक्रेटरी टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव है, ओके। और ये प्रेसिडेंस के अंदर 11वें नंबर पे आता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों है? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, यस। स्टेट लिस्ट में राज्यसभा कैसे काम कर सकती है? जब रेजोल्यूशन पास हो 2/3 ऑफ द प्रेजेंट 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग से। इसका बताओ, क्या लोकसभा पास होते ही सारे सारे बिल गिर जाते हैं? ऐसा नहीं है, जो कमेटी ने एग्जामिन कर रखा हो वो बिल नहीं गिरेगा, तो ये गलत है। अगर राज्यसभा ने पास कर दिया हो, राज्यसभा के अंदर ही पेंडिंग है, लोकसभा तक वो गया ही नहीं है, तो वो लैप्स नहीं होगा, ये सही है। ये गलत है कि
बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स प्रोरोगेशन, नहीं, जो कमेटी ने एग्जामिन कर दिया है वो लैप्स नहीं होते हैं, बाकी हो जाता। लोकसभा के इलेक्शन के लिए कौन नॉमिनेशन भर सकता है? जिसका नाम इलेक्टोरल रोल की कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, वही। इसका आंसर बताओ कि क्या सिलेक्ट होने के लिए मस्ट गेट एटलीस्ट 50%, नहीं जी, फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है, 50% वाला कंसेप्ट ही नहीं है। अगला बोल रहा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि स्पीकर जो है मेजोरिटी पार्टी से आएगा और डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन से? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, तो नीदर। क्या होता है जब प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम होता है? तो क्या प्रेसिडेंट रूल लगता ही क्या स्टेट लेजिस्लेचर गिर जाता है? बोला क्या नहीं होता है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है कि नॉट नेसेसरली, क्या नहीं होता है, तो ये नहीं होता है, ठीक है। और डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, ये भी नहीं होता है। प्रेसिडेंट रूल के लगते ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो होता है, तो इसको छोड़ के बोले क्या नहीं होता है, तो ये तो होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला होगा इसका। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है ना, तो प्रेसिडेंट डिसमिस कर देता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। ये क्या करता है ना, या तो ये सस्पेंड करता है या फिर डिसॉल्व करता है। तो अभी हम ये नहीं कहते कि हाँ भाई डिसॉल्व भी हो जाएगा, सस्पेंड भी कर देता है कुछ टाइम के लिए। कैबिनेट गवर्नमेंट का क्या अर्थ है? इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा फीचर नहीं है? तो क्या ये रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग फेडरेटिंग यूनिट्स, ये हमारा फीचर नहीं है। एडवांटेज क्या है, ढंग से देखना है। एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। कैसे पार्लियामेंट कंट्रोल रखता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर? एडजर्नमेंट मोशन से, क्वेश्चन आवर से, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, तीनों से ही। एडजर्नमेंट मोशन से, क्वेश्चन आवर से एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन से। प्राइवेट मेंबर बिल हम किसे कहते हैं? जो मिनिस्टर के सिवा कोई दूसरा एमपी करे उसे कहते हैं। ऐसे नहीं कि ओनली नॉमिनेटेड वाला हो, इलेक्टेड ना हो, ऐसा नहीं, इलेक्टेड भी हो, लेकिन जो मिनिस्टर के सिवा कोई और करे उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, अदर एमपी। ठीक है, कह रहे हैं कि पहला ही ये प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हो चुके हैं। जैसे अगर पूछते हैं पहला कौन सा हुआ था, तो ये हुआ था हमारा क्रिमिनल एपलेट जुरिस्डिक्शन वाला 1970, है ना। क्रिमिनल एपलेट जुरिस्डिक्शन 1968। ट्रांसजेंडर वाला 2014 के अंदर।